दोस्तों मुझे गाना बहुत ज़्यादा पसंद है। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद उड़ूं एयर इंडिया में। एयर इंडिया वेल इसी की आज हम बात करने जा रहे हैं। एक ही टिकट है आपके पास, एक ही एयरलाइन है, लेकिन दो बिल्कुल अलग अलग प्लेन आज मैं लाके आपके सामने खड़ा कर दूँ एंड उनमें से किसी एक में आपको चढ़ना ही पड़ेगा। सोचो आप बोर्डिंग गेट के ऊपर खड़े हो, हाथ में एयर इंडिया का बिजनेस क्लास का टिकट है और आपको बिल्कुल नहीं पता है कि अंदर क्या मिलेगा। अगर किस्मत साथ दे तो अंदर चमकता हुआ एक बिल्कुल ब्रांड न्यू एयरबस A350 का इकोसिस्टम आपको मिलने वाला है, दुनिया की सबसे अच्छी बिजनेस क्लास सीट्स में से एक। और अगर किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया तो 15 साल पुराना जेट आपको मिलेगा, जिसके अंदर स्कफ्ड पैनल्स है, जमी हुई स्क्रीन है और एक ऐसा केबिन है जो कि ऑनेस्टली थोड़ा सा डिप्रेसिंग लगता है। हम सब ने उनकी वीडियोस देखी हुई है, नहीं देखी जाके यूट्यूब पे देख लो कि पुराना एयर इंडिया कैसा दिखता है। तो अब जरा सोच के देखो, पैसा भी सेम लग रहा है एंड ब्रांड भी सेम है, तो असली सवाल ये आता है कि एक कंपनी जिसने 3 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन्स का ऑर्डर उस समय प्लेस किया था, एयर इंडिया, वो आज अपने ही कस्टमर्स को हर बार जब वो कोई प्लेन की टिकट बुक करते हैं, भले लॉटरी सिस्टम क्यों खेलना पड़ता है उन्हें? ऐसा इसलिए क्योंकि 470 एयरक्राफ्ट एक ही दिन में इतना बड़ा ऑर्डर प्लेस करना ये कोई छोटा काम नहीं है। जून 2023 में पेरिस के एयर शो के दौरान एयर इंडिया ने एयरबस और बोइंग से 470 अलग अलग जेट्स का ऑर्डर साइन किया। उस वक्त के हिसाब से किसी एक एयरलाइन के लिए ये सबसे बड़ा ऑर्डर था हमारी पूरी एविएशन हिस्ट्री में। मतलब मैसेज बिल्कुल ही क्लियर था, हम वापस आ गए हैं, टाटा का फुल सपोर्ट हमारे पास है और अब हम छोटा नहीं सोचेंगे, छोटा नहीं खेलेंगे, खाली बड़ा 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 ही करेंगे। लेकिन ये सब कुछ जब हो रहा था, इसके नीचे एक 90 साल पुरानी अलग से कहानी भी थी, एक बड़ी लीगेसी थी। एयर इंडिया को 1932 में ब्रिटिश राज के समय पे JRD टाटा जी ने बनाया था, एक सिंगल इंजन बाईप्लेन के साथ। फिर 1953 में भारत सरकार ने उस एयरलाइन को अपने अंडर ले लिया, उसे नेशनलाइज कर दिया और अगले 70 साल तक या फिर थोड़ा सा और ज्यादा तक वो अपने अंडर ही रखा। और कहीं ना कहीं इस दौरान में एयरलाइन बड़ी जरूर होती गई, लेकिन अंदर से काफी कमजोर भी पड़ती गई। फाइनेंशियली काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ चुकी थी और इसीलिए था कि जनवरी ऑफ 2022 में टाटा ग्रुप आया और उन्होंने इसे वापस खरीदा। लगभग $2.4 बिलियन उन्होंने दिया और साथ में एयरलाइन की जो भी डेट्स थे उनमें से भी काफ़ी सारे डेट को अपने ऊपर लिया। ये सिर्फ एक नॉर्मल डील नहीं थी, ये फाउंडर की फैमिली अपनी ही कंपनी को घर वापस लेके जा रही थी। लेकिन ये जब हो रहा था तब तक इस एयरलाइन के जन्म हुए 90 ईयर्स के आसपास ऑलरेडी हो चुके थे और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि जब कहानी इतनी ज़्यादा इमोशनल हो तो एक्सपेक्टेशंस तो देखो आसमान को छूने लग जाती हैं। जैसे टाटा ग्रुप आ गया अंदर तो मन में सीधा ख्याल आता है कि भैया अब से तो स्टैंडर्ड एकदम परफेक्ट होने चाहिए। इंडिया को अब एक ऐसा कैरियर चाहिए जो कि दुबई, दोहा, सिंगापुर इन सब के हाथों से ट्रैफिक को छीनने लग जाए और इंडिया को एक ग्लोबल कॉम्पिटिटर की तरह एस्टैब्लिश कर दे। तो टाटास ने भी वही किया जो कि एक एयरलाइन सबसे लाउडली ऐसे समय पे कर सकती है, वो था नए प्लेन्स को ऑर्डर करना, सैकड़ों के नंबर में बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स। एंड सेकंड जो पॉइंट था वो था एक नया एनर्जी को इन्फ्यूज करना, एक नया ब्रांड आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करना, जिसके लिए नई लिवरी मतलब क्या होता है, पूरे प्लेन बाहर से जो हमें दिखते हैं, जो उसके ऊपर पेंट होता है, जो उसके ऊपर कलर कोडिंग होती है, जो डिजाइन होता है, ये सारा कुछ सब कुछ रिफ्रेश किया गया। लेकिन बाहर से प्लेन्स को पेंट करना ये एक काम है, अंदर से उन्हें बदलना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। एंड यहाँ अभी मैं जो बात आपको बोल रहा हूँ ये कहीं ना कहीं आप शायद महसूस करने लग गए होंगे। जो पुरानी एयर इंडिया थी उसमें जो प्लेन्स थे वो काफी लंबे समय से रिपेयर एंड मेंटेनेंस इतना ज्यादा नहीं हुआ था, उनको रिफ्रेश नहीं किया गया था, उनकी सीट्स वही थी जो कि 10 साल पहले थी, 15 साल पहले थी। एंड ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आती है। तो मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, टाटास ने जब एयर इंडिया को टेक ओवर किया उनको सिर्फ प्लेन नहीं मिले, उनको कई डेकेड्स का बैगेज भी मिला। उनको जिम्मेवारी मिली कि यार ये जो पुराने प्लेन हम तुम्हें दे रहे हैं, जो कि अंदर से जिसकी सीटें खराब है, कहीं पे विंडोज खराब है, कहीं पे स्क्रीन नहीं चलती है, ये सब कुछ ठीक करने की जिम्मेवारी वो भी अब तुम अपने साथ लेके जा रहे हो। और इसी के साथ टाटास को एक और चीज मिली, हर डिलेड फ्लाइट की याद एंड हर ब्रोकन स्क्रीन का गुस्सा। हर चीज जो कि कस्टमर ग्रीवेंस में आता है, जो कि बैड एक्सपीरियंस आता है, अब वो सरकार का टेंशन नहीं था, वो टाटा ग्रुप का टेंशन था। और ऐसी चीजों के कारण जब किसी भी प्रीमियम फ्लायर का एक्सपीरियंस खराब होता है तो उसे वापस जीतना और वापस उसे एयर इंडिया के अंदर लेके आना वो टाटास के लिए ऑफ कोर्स और ज्यादा मुश्किल ही होता जाता है। तो सवाल ये आता है कि जो आदमी एयर इंडिया के ऐसे एक्सपीरियंस से परेशान होकर ऑलरेडी जा चुका है, उसको वापस लाने के लिए एयर इंडिया टाटास के अंडर आने के बाद आखिर कर क्या सकती है? पॉइंट इज, लोगों को अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, फ्लॉलेस प्रोडक्ट चाहिए। और यहाँ आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो चमकता हुआ नया केबिन, उसे बनाने में समय लगता है, उम्मीद से कई ज़्यादा समय लगता है और पैसा भी बहुत सारा लगता है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है इस पूरी एक्टिविटी में जो कि हमारे इंडिया में आज भी होती नहीं है। तो आपको बाहर प्लेन्स लेके जाने पड़ते हैं एंड जब वो प्लेन्स वहाँ पे हैं तब तक बेसिकली वो प्लेन है तो टाटास के अंडर, उसके लिए टाटा जम के पैसे दे रहे हैं, लेकिन वो सर्विस में नहीं है, वो पैसा कमा के नहीं दे रहा है,
प्रैक्टिकली वो और पैसा चूस रहा है। एंड इसको आप जरा ऐसे समझिए कि एक बोइंग 787 का जो बड़ा वाला प्लेन है, उसको रेट्रोफिट करने में, केबिन को पूरी तरह से रिप आउट करके नया लगाने में, रिवैम्प करने में लगभग 12,000 से ज़्यादा मैन आवर्स यानी कि 45 डेज के आसपास लग जाते हैं एक सिंगल प्लेन के ऊपर। अब इमेजिन करो कि यहाँ पे तो इनके पास दर्जन भर के प्लेन्स हैं, इतने सारे प्लेन्स, उन सबका स्केड्यूल भी मेंटेन करना है ताकि इंडिया में बिजनेस भी चलता रहे। एंड एट द सेम टाइम कुछ प्लेन्स को आपको डाइवर्ट करके एक एक करके उनको रिवैम्प भी करना है। और इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए टाटा ग्रुप के टेक ओवर होने के जस्ट बाद एयर इंडिया ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने बोला कि यार रशिया की जो एरोलॉफ्ट नाम से एयरलाइन है उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन उनके लिए बहुत सारे प्लेन्स हैं जो कि ऑलरेडी बन के रेडी पड़े हैं, हम उनको उठा लेते हैं। वो जिस भी कंडीशन में है, उनकी जैसे भी सीट्स हैं, एक बार उनको रेडी करके यहाँ पे लेके आओ। और उसके कारण काफ़ी सारे नए प्लेन्स एयर इंडिया को ऐसे मिल गए जो कि एक बेटर एक्सपीरियंस कुछ कस्टमर्स को जरूर दे पाएंगी, लेकिन पैरेलली उन्होंने पूरे के पूरे हेवी केबिन के ओवरऑल का काम शुरू कर दिया। और ये पूरा का पूरा जो काम है ये 2027 के एंड तक जाके खत्म होगा सारे के सारे प्लेन्स के लिए। तो 2 क्लॉक्स पैरेलली यहाँ पे चल रहे हैं अलग अलग टाइम पे। एक तरफ नए प्लेन्स बैक टू बैक आते जा रहे हैं जो कि ऑफ कोर्स नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आते हैं, बेटर दिखते हैं, बेटर उसमें सब कुछ है, तो कोई दिक्कत है नहीं। मीनवाइल एक ऐसे प्लेन्स भी उनके पास जो कि अभी भी पूरी तरह से रिफर्बिश नहीं हुए हैं, वो एक एक करके बाहर जा रहे हैं, रिफर्बिश होके आ रहे हैं। और ये इस पेस पे किया जा रहा है कि बॉस बिजनेस भी चलता रहे, ये कहीं से डिसरप्ट ना हो जाए। और ये जो दोनों प्रोसेस चल रहे हैं, इसके जो बीच में गैप आता है वहीं पे है कि वो लॉटरी का गेट खुल जाता है, जो कि आप और मैं हम कई बार महसूस करते हैं कि अरे यार इतनी खराब सीट कैसे मिल गई, पिछली बार तो अच्छी थी, अरे यार मेरे दोस्त तो अच्छी वाली प्लेन में गया था, मेरे को ये वाला प्लेन क्यों दे दिया। अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों अक्सर देखने को मिलता है। वेल यहीं पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जरा सा 1 सेकंड के लिए रुकिए। आपको पता है एयर इंडिया की जो अभी तक CEO हुआ करते थे उनका नाम है कैम्पबेल विल्सन, जो कि अब यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने जाने के पहले एक इंटरव्यू दिया जिनमें उन्होंने बताया कि हमारे जितने भी छोटे वाले प्लेन है ना, बड़े वाले जंबो जेट्स नहीं, बट जो हमारे नॉर्मल वाले प्लेन्स हैं, बोइंग 737 एक्सेट्रा, वो वाले सारे रिवैम्प हमारे हो चुके हैं। कुछ ऐसे प्लेन्स भी हैं जो कि हम रिटायर करने वाले थे, उनको अब हम रिटायर नहीं कर रहे, उनकी लाइफ हम थोड़ी और हम बढ़ा रहे हैं। तो ऑफकोर्स वो वाले अब आपके धीरे धीरे करके होते जाएंगे। पैरेलली जो आपके बड़े वाले प्लेन्स हैं उसका रिफर्बिशमेंट चल रहा है। बात को आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है। बट जब तक ये सब नहीं होता है, ऑफ कोर्स देयर विल बी अ सेट ऑफ पैसेंजर्स जो कि इनसे नाखुश होते जाते हैं। जब वो होता है तो बाकी एयरलाइंस के लिए क्या बन जाती है, एक अपॉर्चुनिटी। जैसे इंडिगो के लिए वो क्या करना चाह रहे हैं कि यार हम ऑलरेडी 65% ऑफ इंडिया का मार्केट हम कवर करते हैं। ओवरऑल अगर आप सारे रूट लेवल पे देखें तो 35% के आसपास रूट्स है जिस पे अकेले हम ही फ्लाई करते हैं। अनदर 35% के आसपास ऐसे हैं जिस पे बेसिकली 80 to 90% हमारा मार्केट शेयर है। उसके अलावा आप देखो बाकी सब पे हमें जम के कम्पीट करना पड़ता है, एयर इंडिया से, अकासा से, सबसे। एयर इंडिया के ये वाले कस्टमर जो निकल रहे हैं जिनको बेटर एक्सपीरियंस चाहिए लेकिन वो मिलता नहीं है, उनको हमें यहाँ पे लेके आना है। तो इंडिगो ने क्या किया, उसने सबसे पहले किया एक बड़ा ऑर्डर प्लेस A350 वाइड बॉडी प्लेन्स के लिए। एंड इसके थ्रू वो 2 चीजें करेंगे। पहला ये ऑफकोर्स कि बाय 2030 वो चाहते हैं कि हमारा 40% ऑफ ऑपरेशंस इंटरनेशनल हो, जिसके लिए ऑफकोर्स उन्हें लॉन्ग हॉल भी उन्हें ट्राई करना पड़ेगा और आपको लोगों को बेटर कंफर्ट भी देना पड़ेगा। तो दैट इज वन थिंग। अदर थिंग इज कि यार हम जो ये खाली लो कॉस्ट वाला गेम हम खेलते आ रहे हैं ना, उसमें अब हमें लेवल अप करना पड़ेगा ताकि हम टाटा की इस वाली ऑडियंस को हम ले सके, एयर इंडिया की इस वाली ऑडियंस को हम ले सके। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, आप ला रहे हो बढ़िया सीटें, बिजनेस क्लास वाली, जिसको ये लोग क्या बोलते हैं, इंडिगो स्ट्रेच। लेकिन इंडिगो स्ट्रेच के लिए कहीं ना कहीं ये मार्केट 2027 के एंड तक के लिए थोड़ा सा आसान रहेगा, जब तक एयर इंडिया के सारे प्लेन्स रिफर्बिश नहीं हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद शुरू होगी असली जंग कि कौन प्योरली मेरिट के बेसिस पे बेटर कस्टमर्स लेके जाता है और उन्हें परमानेंटली आगे के लिए रिटेन कर पाता है। बाकी ऑफ कोर्स एक चीज़ है जो कि दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल जाती है कि हमारा होम मार्केट ही अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा है। यार 150 करोड़ का देश है जिसमें ऑफ कोर्स सबके पास इतना पैसा नहीं है, सब लोगों ने आज तक पहली बार प्लेन के अंदर कदम भी नहीं रखा होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो चीज़ करनी शुरू कर दी है। आज के अगर आप इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट पे जाते हैं, आपको अच्छे खासे लोग ऐसे दिखेंगे जो कि अपनी पहली फ्लाइट लेने जा रहे होते हैं, वो अपनी फैमिली से वीडियो कॉल कर रहे होते हैं, उन्हें दिखा रहे होते हैं, आपको कई बार बोलते हैं कि सर मेरी फ़ोटो लेंगे क्या, मैं पहली बार प्लेन में बैठने जा रहा हूँ। जैसे जैसे मार्केट एक्सपैंड हो रहा है, इंडिगो के लिए, एयर इंडिया के लिए, सबके लिए बेटर बढ़ती जा रही है। एंड क्योंकि पर कैपिटा इनकम्स भी बढ़ती जा रही हैं, तो लोगों को बेटर एस्पिरेशंस है, बेटर चीज़ें होनी चाहिए, बेटर एक्सपीरियंसेस चाहिए। और वहीं पे 2027 के एंड के बाद से एयर इंडिया का जो पूरा का पूरा रिवैम्प फ्लीट होगा, वो एक बहुत बड़ा बेट बनेगा टाटास का। पैरेलली उसका मुकाबला होगा जो कि हमारे इंडिगो है, बढ़ती हुई आकाशा है और बाकी जो एयरलाइंस है उनके तरह। बट इसके अलावा एक और बात है जो शायद आपको समझ लेनी चाहिए। FY 26 के अंदर एयर इंडिया ग्रुप ने लगभग $2.8 बिलियन का लॉस किया। बात समझ रहे हो कितना है ये? उसके पिछले साल भी इन्होंने लगभग $1 बिलियन का लॉस किया था। मतलब
बॉस बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और हमें पता भी इसलिए चला है क्योंकि सिंगापुर एयरलाइंस, जो कि एयर इंडिया के अंदर एक शेयर होल्डर है, उन्होंने ये सारे नंबर्स खुद डिस्क्लोज किए हैं अपने शेयर होल्डर्स के लिए। अब ऑफ कोर्स ये जो भी लॉसेस हुए उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बाहर से आया। फ्यूल आपका महंगा हो गया, या फिर जैसे अप्रैल 2025 में पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस इंडियन कैरियर्स के लिए बंद कर दिया, जिसके कारण इंडिया की जो भी एयरलाइंस हैं उनके लिए काफ़ी सारे रूट्स पे सफ़र और ज़्यादा महंगा हो गया। मैप को जब देखोगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको ऑब्वियसली दिखने लग जाती है। दिल्ली से नॉर्थ अमेरिका जाने वाली फ्लाइट, जो कि पहले नॉर्थ वेस्ट से पाकिस्तान के ऊपर से निकल जाती थी, अब वो वहाँ से नहीं जा पाती है। तो प्लेन्स को अरेबियन सी के ऊपर से घूमना पड़ता है, घंटों तक एक्स्ट्रा उड़ना पड़ता है। और यही एयर इंडिया इंडिगो वालों को जिनसे कम्पीट करना पड़ता है, कतर एयरवेज वाले, यूएई वाले, या फिर आपके सऊदी वाली जो एयरलाइंस हैं, तो उनको अपनी टिकट्स और ज़्यादा कॉम्पिटिटिवली प्राइस करने का ऑप्शन मिलता है, जिसके कारण एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस को और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस पे लाने के लिए लॉसेज उठाने पड़ते हैं। इनफैक्ट टू बी वेरी वेरी क्लियर, एयर इंडिया का अपना खुद का एस्टिमेट है कि यार अगर ये बैन 1 साल तक लगातार चला तो हमें लगभग $600 मिलियन का एक्स्ट्रा बोझ उठाना पड़ेगा। एंड 1 साल से ऊपर ऑलरेडी हो चुका है ये बात जब आई थी उसका। अब तो ये लॉस और ज़्यादा ही बढ़ रहा होगा। अब ये सारी बातें जो मैंने आपको बोली है, उसके बाद कोई ना कोई आकर के ज़रूर मुझसे डिसएग्री कर सकता है। वो ये कह सकते हैं कि यार तुम तो हर चीज़ में खाली एयर इंडिया को डिफेंड कर रहे हो। मैं आपको बताता हूँ, मेरी नज़र में एयर इंडिया ने सब कुछ सही नहीं किया है, उन्होंने गलती करी है। और उनकी सबसे बड़ी गलती है स्टेडी होने के पहले ही स्केलिंग शुरू कर देना, अपने ऑपरेशंस को और ज़्यादा बढ़ाना, फैलाना। एक साथ 4 एयरलाइंस को 2 में मर्ज करना, विस्तारा को फोल्ड करना, एयर इंडिया एक्सप्रेस बनाना, सैकड़ों जेट्स का ऑर्डर देना, केबिन्स को रीबिल्ड करना, हजारों क्रू को एक साथ ट्रेन करना, इतनी सारी चीजें एक साथ मैनेज करना एक ऐसे समय में जब खुद इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी चल रही है, जियोपॉलिटिकली तेल के रेट जम के बढ़ रहे हैं। ये सब कोई मजाक की बात नहीं है। एंड इनफैक्ट ये सब जब हो रहा था, इसी दौरान में विस्तारा का मर्जर जब हुआ, तो यार पायलट्स की पे को लेकर के बड़े प्रोटेस्ट भी हुए। एंड ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स एक साथ हुई थी। एंड इसका रिजल्ट ये होता है कि जो मूव एयरलाइन को स्ट्रॉन्ग बनाने वाला था, उसी ने उस पूरी की पूरी एयरलाइन को थोड़ा सा नॉकडाउन कर दिया, थोड़ा सा हिला के रख दिया। तो याद है मैंने आपको शुरुआत में क्या पूछा था कि यार कंपनी सबसे बड़ा ऑर्डर दे करके अब अपने ही कस्टमर को आखिर लॉटरी क्यों खिला रही है। अब जरा जवाब को देखिए, क्योंकि मिड 2026 में टाटा ने एयर इंडिया को एक बहुत ब्लंट मैसेज दे दिया था, ग्रोथ छोड़ो, लॉस को थोड़ा सा हिसाब में लेके आओ। एंड उसी की कुछ दिन बाद मीडिया में आती है एक न्यूज़ कि एयर इंडिया ने फैसला किया है कि बोइंग और एयरबस से वो जो 500 से ज़्यादा प्लेन्स ले रहा है, उनमें से कुछ की डिलीवरीज को वो थोड़ा स्लो डाउन करेगा। सारे प्लेन्स इतनी जल्दी लेके नहीं आएगा, धीरे धीरे ऑपरेशंस को स्टेबलाइज करेगा, ताकि पेमेंट्स भी उस हिसाब से हो एंड ऑपरेशंस भी ठीक ठाक चलते रहे। एंड बात यहीं पे खत्म नहीं होती। कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स ने ये भी कहा है कि एयर इंडिया अपने कुछ फ्लाइट्स को ट्रिम कर रहा है, कई रूट्स को छोड़ रहा है एंड रैशनलाइज कर रहा है। तो अभी तक मैंने आपको जो भी बताया, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स हर तरह की चीज़ें, एयर इंडिया क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या क्या उसने एक साथ ही करना शुरू कर दिया, उसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, इन सारी चीज़ों को जब एक साथ ले ले तो आपके मन में एक बात आएगी कि यार एयर इंडिया का असली प्रॉब्लम पैसा नहीं है, प्लेन्स भी नहीं है। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? वक्त। आप पैसे से प्लेन खरीद सकते हो, आप ऑर्डर बुक बना सकते हो, लेकिन एक रेट्रोफिटेड कंप्लीटली रीन्यूड केबिन, एक नई ब्रांड आइडेंटिटी, एक ट्रस्टेड ब्रांड, एक सेफ रेपुटेशन, इन्हें खरीदा नहीं जा सकता है। इन्हें कमाना पड़ता है एक एक फ्लाइट, एक एक एक्सपीरियंस के साथ। और टाटा ग्रुप ने शायद ये बात अब समझ ली है। ऑर्डर बुक जो उन्होंने प्लेस किया इतना बड़ा सारा, ऑफ कोर्स उससे ग्रोथ आउटलुक सिक्योर होता है एंड एक प्रॉमिस है कि यार हम एक बड़ी एयरलाइन बनाने जा रहे हैं। बट अभी जो उनमें से कुछ ऑर्डर्स को डिले किया गया है, जो डेफर किया गया है, वो कहीं ना कहीं रियलिटी के साथ हाथ मिलाना है। तो अगर कोई भी मुझसे पूछता है कि एयर इंडिया को सबसे पहले क्या करना है, जवाब में मैं ये नहीं कहूँगा कि यार उनको लग्जरी सीट्स लेके आनी चाहिए, उनको बेटर केबिन्स लेके आने चाहिए। मैं कहूँगा कि एक एक करके जरा चीज़ों को आप सॉर्ट करिए। सबसे पहले रिलायबिलिटी लेके आइए, ट्रस्ट लेके आइए, सेफ्टी लेके आइए, फ्लाइट टाइम पे उड़े, बैग सही जगह पहुँचे, ऑपरेशन थोड़े प्रेडिक्टेबल हो। क्योंकि एक डिलेड फ्लाइट, एक क्योटिक ट्रांसफर या फिर एक ऐसी फ्लाइट जिसमें अंदर एसी नहीं चल रहा है, उससे एक वायरल वीडियो जो बनती है ना, आज के ज़माने में वो आपकी रेपुटेशन ऐसी तैसी कर देती है। और इसी के साथ हम आ गए आज की इस वीडियो की बॉटम लाइन पे। और इसे ज़रा याद रखिएगा, एयर इंडिया को पहले बोरिंग रिलायबल बनना होगा, उसके बाद ही वो दोबारा ग्लोबली एम्बिशियस बन सकती है। नया पेंट सबसे आसान हिस्सा था, भरोसा सबसे मुश्किल। बाकी इसी के साथ आज का डीप डाइव यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। आपको इसमें कई बातें ऐसे पता चली होंगी जो कि शायद अभी तक आपके सामने किसी ने नहीं रखी थी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब का बटन दबाए बिना मत जाना। हम जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप देख रहे हैं ग्रो एज और मैं हूँ आपका अपना जयंत मुंद्रा। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.